डॉक्टर साहब, अराउंड 30 के होते होते बोथ माई पेरेंट्स पास्ट अवे। तो ग्रीफ था, सब कुछ था, अपनी फैमिली थी, बच्चा था, फिर भी उसके बावजूद वो ग्रीफ काफी काफी डीप था, जिसमें से बाहर निकलने में मुझे समय लगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और वो अब डील कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के उम्र हो जाने के बीमारियों से या उनके पासिंग अवे से। तो किसी ने मुझसे पूछा कि हाउ डिड यू हैंडल इट, वाज इट इजियर देन और इट इज लाइक एज। मैंने कहा बोथ वेज, किसी भी एज में पेरेंट्स जाए या कोई लव्ड वन जाए तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल द ग्रीफ। एंड टू टॉप इट, आजकल जो सिंगल लोग हैं या इवन मैरिड कपल्स, वो बच्चे ना पैदा करके दे आर मोर इनटू पेट्स पाल लेते हैं और सब कुछ। एंड व्हेन दे आल्सो पास तो उनकी ग्रीफ भी बहुत डीप होती है। तो ये जो पेरेंट्स के पासिंग का और पेट्स के पासिंग का जो एक ग्रीफ है, वो बॉडी में क्या असर करता है या उस ग्रीफ को कैसे हैंडल करना चाहिए, इस पे जरा अच्छे से मेडिकली, इमोशनली, मेंटली, हर हर एस्पेक्ट पे थोड़ा सा बताएं। देखिए, ग्रीफ तो एक तरह से देखें तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जी। और किसी न किसी तरह का ग्रीफ आता है। हम ब्रॉडली देखते हैं तो कि हमारे कोई नियर डियर वन का लॉस हो। जी। वो हमारे कोई रिलेटिव हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई नियर पेरेंट्स जैसे लोग हो सकते हैं, जी। या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं। बहुत सारे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। कई हमारे रोल मॉडल्स होते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं है, यदि वो भी डिपार्ट होते हैं तो हमें बड़ा शर्मा सा लगता है। और इसी तरह से जैसे आपने पेट वाला नाम लिया, तो इसके अंदर तो और भी एक मेजर रीजन है कि एक इंसान की लाइफ तो अप टू 80-90 ईयर तक आज की डेट में पॉसिबल है। अब पेट तो कोई 10 साल है, कोई 8 साल है, कोई मैक्सिमम ले तो 14-15 ईयर्स तो मैक्सिमम है उनकी लाइफ। तो लाइफ टाइम में यदि कोई मिड एज से या 30, 25, 30 में जैसे बच्चे आके रखने लगे, तो तब तक उनके 3-4 पेट जा सकते हैं होल टाइम में। तो वो ग्रीफ परसिस्टेंट रहता है, क्योंकि जो पेट होते हैं वो बड़े अफेक्शनेट होते हैं, वो आप पे ही डिपेंडेंट है। हाँ। उनकी अपनी सोशल लाइफ तो जीरो है, क्योंकि दूसरे पेट से तो बहुत कम कांटेक्ट में आते हैं, कोई सोशल गैदरिंग में भले। अदरवाइज तो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, और वो अपना सारा अफेक्शन है वो आप पे डालते हैं। तो उससे आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाता है, इंसानों से भी ज्यादा क्लोज हो जाता है। तो उनका लॉस आपको नेचुरली बहुत दिन तक सदमे में रखता है। आपको लगता है कि देयर इज ए बिग वैक्यूम इन माय लाइफ, माय इमोशनल जो लाइफ है उसके अंदर बड़ा वैक्यूम। अब होता क्या है यहाँ पर लाइफ के अंदर, मैं जैसे मेरा ये मानना है कि लाइफ में हमें सिर्फ हमारे जो प्रोफेशन है उसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल हेल्थ। हमें इमोशनल हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि जब इमोशंस आते हैं तो क्या क्या हॉर्मोन्स हैं हमारी बॉडी में काम करते हैं, कौन सा अप एंड डाउन उनमें स्विंग होता है, उस स्विंग को हम कैसे मेंटेन करें, मैनेज कर। अब अब स्विंग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करोगे तो फिर आप जो अप डाउन स्विंग होगी तो फिर आप ये मानोगे कि दिस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर और दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज प्लेइंग इट्स रोल। तो फिर आप में और उसमें थोड़ा एक बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो आप उस ग्रीफ को जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आने वाला है वो कम हो जाता है, क्योंकि दी ग्रीफ परसिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म ग्रीफ हो जाता है, तो आपकी बॉडी में मैसिव इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आपका कार्डियक हेल्थ है, आपका लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रेन हेल्थ है वो बहुत तेजी से डिटेरियोरेट होती है। और इतना होता है कि आदमी डिमेंशिया में चले जाते हैं। लोग ग्रीफ के साथ साथ ही बहुत लोग मिलेंगे वो डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो कोई एडिक्शन में चले जाते हैं, और या फिर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बिंज वॉचिंग करना नेटफ्लिक्स लोग वगैरह कई पे। बार के कि मंदिर चले जाते हैं, धार्मिक प्लेसेस जिसकी भी वो हाँ, या रिलीजन, अल्कोहलिज्म में हाँ, चले और जाएंगे या धार्मिक में भी उनका कोई वो रिलीजियस एटीट्यूड नहीं है। नहीं है। जस्ट बिकॉज पीपल आर डूइंग, अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वो जाते रहते हैं। वो नॉन प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो उनका पर्पस नहीं था। वो कोई कोई स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए नहीं जा रहे वहाँ। वो एक सिचुएशन से इंस्टिगेट हाँ, होकर और के उससे वो सिचुएशन चेंज होगी चेंज नहीं होती। हाँ। तो इस तरह की जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। ग्रीफ में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको किसी न किसी फॉर्म में
काउंसलिंग लेनी चाहिए। अब वो काउंसलर कोई प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकता है, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। अदरवाइज आपके सर्कल के अंदर आपके कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी ऐसा लगे थोड़ा मेच्योर है जो हैंडल कर सकता है चीज को, आप उससे बातचीत तो कर सकते हैं। बट व्यक्तिगत तौर पे मैं प्रोफेशनल काउंसलर को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एक तो उसका एक्सपीरियंस वाइडर होता है, प्लस उसका आपसे डायरेक्ट इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो वो फिर आपके जो बिहेवियर से गाइडेड नहीं होगा, वो न्यूट्रल ओपिनियन देगा। और यूजुअली अच्छा काउंसलर ओपिनियन देता नहीं है, आपसे बातें ऐसी करेगा कि धीरे धीरे आप सेल्फ ओपिनियन में वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आप उसमें क्या है कि आपका जो ओपिनियन है वो बोरोड ओपिनियन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन है। तो उससे क्या परमानेंट आपके थॉट प्रोसेस है उसमें चेंज आता है। अदरवाइज आपने कोई कहा ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, तो वो तो बोरोइंग हो गई, उसके आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हुई उससे। आप खाली आपका एक टेम्परेरी एक स्टॉप गैप आपको थोड़ा सा मिल गया, तो उससे कोई आप में रेडिकल चेंज नहीं आएगा। इसलिए बेटर टू गो टू ए प्रोफेशनल काउंसलर, और उसमें आप अपने ग्रीफ के बारे में खुल के बात कीजिए। फिर वहां आपको सारा का सारा लाइफ की बहुत सारी फिलोसॉफी समझ में आएगी, और वहां से आपका थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा। तो द बेस्ट वे इन माय ओपिनियन कि आप ग्रीफ से बाहर कैसे निकलो इज टॉक ट्रीटमेंट। आप बात कीजिए, उसके ऊपर संवाद कीजिए, उसी से बाहर निकल सकते हो। बाकी एवरीथिंग एल्स है वो सब टेम्परेरी है, उसमें कोई परमानेंट रेडिकल आपके लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आता।